हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट के बारे में। जो जेबी से थे वो भी आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने फिर अपनी थ्योरी दी थी मार्केट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशंस ऑफ द सेज लॉ ऑफ मार्केट। बाकी की वीडियोस में हम उसके आगे वाले टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम बेसिक जो है सेज ने क्या कहा था अपने मार्केट से रिलेटेड वो सारा कुछ पढ़ेंगे। तो सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या था, एक क्लासिकल्स का कॉर्नर स्टोन रहा है कि क्लासिकल के थॉट्स को लेके ये सारा का सारा चीज़ चलती है, क्योंकि ये भी कौन था, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ही था। इट इज़ एडिफाइज ऑन विच इंटायर क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन। यही एक क्या है, बेस है, इसकी बिल्डिंग है, जिसमें क्लासिकल थ्योरी आपकी सारी की सारी बेस्ड थी सेज लॉ ऑफ मार्केट पे ही। तो सेज लॉ ऑफ मार्केट ने आपको क्या प्रोवाइड किया है, बेसिक प्रीमाइस, जो भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चल रहा है क्लासिकल थ्योरी का। तो फंडामेंटल कंक्लूजन क्या निकला था क्लासिकल थ्योरीज का, कि हमें इकोनॉमी में क्या है, विल अचीव इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली। जो हमने पढ़ा है सारा का सारा क्लासिकल थ्योरी, उसमें ये चीज़ थी कि एक इकोनॉमी क्या पालेगी, अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को ऑटोमेटिकली। अगर मतलब कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है इकोनॉमी में, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, विदाउट एनी स्टेट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा। जस्ट बाय फ्री फोर्स ऑफ द मार्केट फोर्सेस आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। फुल इक्विलिब्रियम होती क्या है, एक ऐसी स्टेट इकोनॉमी की जिसमें क्या है, एब्सेंस ऑफ सिचुएशन ऑफ ओवर प्रोडक्शन, कभी भी हद से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी या कम डिमांड नहीं होगी, जो कि असेंस है आपके सेज लॉ ऑफ मार्केट की, जो कि आपको फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जेबीसे ने दिया था। द लॉ स्टेट्स दैट, अब ये लॉ बताता क्या है, दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड को खुद क्रिएट करेगी। हैंस एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई के। तो कभी भी इकोनॉमी में कोई भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, डेफिशिएंस डिमांड नहीं होगी, और आपकी इकोनॉमी किस में रहेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में रहेगी। अब हम पढ़ते हैं बेसिक आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द सेज लॉ ऑफ मार्केट। जो लॉ है ये क्या असर्ट करता है कि एवरी प्रोड्यूसर सप्लाई हिज गुड्स इन द मार्केट, कि हर प्रोड्यूसर क्या है, अपनी गुड्स सप्लाई करता है मार्केट में इन ऑर्डर टू गेट गुड्स इन एक्सचेंज फॉर देम। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, की गुड्स के बदले में गुड्स मिलती है। तो इसमें भी एक बार उन्होंने बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से ही शुरुआत की है, कि लॉ क्या कहता है, हर प्रोड्यूसर अपनी गुड्स को सप्लाई करेगा मार्केट में, कि उसके बदले में उसको एक्सचेंज में कुछ अदर गुड्स मिल जाएं। वेन एवर अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस गुड्स, जब भी एक प्रोड्यूसर क्या है, गुड्स को प्रोड्यूस करवाता है, तो उसको फैक्टर ऑफ पेमेंट्स, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी कॉस्ट खर्चा आया है उसको वो गुड प्रोड्यूस करने के, वो किस फॉर्म में आया होगा, उसने लेबर रखी होगी, उसको वेजेस दिए हैं, कैपिटल यूज़ की, इंटरेस्ट दिया, लैंड को यूज़ किया, रेंट दिया, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करके उसने एक चीज़ को क्या किया, प्रोड्यूस किया। दीज पेमेंट, अब ये जो पेमेंट की है किसी की इनकम बनी, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ये इनकम है, कि कितना हमने पैसा दिया है अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। दस इन अ वेरी एक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी इनकम ऑफ फैक्टर इज जनरेटेड, क्योंकि हमने उसका इस्तेमाल किया। इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने कोई पेमेंट दी है, रेम्यूनरेशन दिया है, जिस वजह से इनकम जनरेट हुई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। अब यही इनकम, जैसे कि हमने क्या किया, लेबर को वेजेस दे दिए, मिल गए वेजेस, अब वो वेजेस का क्या करेंगे, वही इनकम से वो गुड्स की डिमांड करेंगे। कोई भी गुड इकोनॉमी में जो भी सप्लाई हो गई होगी उसकी कुछ डिमांड करेंगे। इन अदर वर्ड्स, मनी कॉस्ट ऑफ गुड्स आर पेड आउट एज अ इनकम टू द पीपल। अब मतलब हमने क्या किया, जो गुड्स पे हमने कॉस्ट खर्चा किया था वो किसी की इनकम बनी, फिर वो इनकम से लोग क्या करते हैं, उस इनकम को स्पेंड कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। सो व्हेन एवर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज टू इंक्रीज, अब अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इसका मतलब जो आइडल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको काम पे लगाया गया, फिर फैक्टर्स की इनकम जनरेट होती है, तो वो इनकम किसी को मिलती है, उससे वो लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं।
एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द न्यूली एम्प्लॉयड फैक्टर्स एज इनकम। इनकम मिल जाती, किसी को रिवॉर्ड मिल जाता है अपना जितना काम उसने किया होगा। इसी वे में विद इंक्रीज्ड सप्लाई आइडल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिल जाती है, उसकी परचेजिंग पावर मिल जाती है, जो कि वो स्पेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करवाने में। सो दस बाय प्रोवाइडिंग परचेजिंग पावर टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए हमने क्या किया है, एक परचेजिंग पावर मिली है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। सर इसी वजह से सप्लाई अपनी डिमांड को खुद क्रिएट करती है कि हमने जितनी सप्लाई की, कितने फैक्टर्स ऑफ इनकम को कॉस्ट दी, वो किसी की इनकम बनी, इनकम से उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा। दैट मीन्स हमने जिस चीज़ की सप्लाई की वो किसी का इनकम है, हिस्सा है, उससे वो किसी की डिमांड करेंगे, तो इसी वजह से सप्लाई अपनी डिमांड खुद बनाती है। अकॉर्डिंग टू से इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई ब्रिंग्स अबाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड, इक्वी प्रोपोर्शनेट इंक्रीज डिक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। अब क्या होगा, कभी भी सप्लाई आपकी बढ़ती है या कम होती है, इसका ही असर किस पे पड़ेगा, आप लोगों की परचेजिंग पावर पे पड़ेगा, एक हाउस होल्ड की, या फिर इक्वी प्रोपोर्शनेट क्या है, इंक्रीज डिक्रीज पड़ेगा आपके एग्रीगेटेड डिमांड में। कहने का मतलब वही है कि कहीं ना कहीं आकर आपकी डिमांड फिर से किसके इक्वल हो जाती है, सप्लाई के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पर्सन विल प्रोड्यूस अ कॉमोडिटी फॉर टू पर्पसेस। एक पर्सन क्या है, कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करवा रहा है दो वजह से। आइदर ही विल कंज्यूम इटसेल्फ, मतलब या तो वो खुद ही उस चीज़ को कंज्यूम कर लेगा, या फिर क्या करेगा, एक्सचेंज कर देगा कोई दूसरी कॉमोडिटीज़ को खरीदने के लिए। इसी वे में एज मच अ पर्सन सप्लाइज एज मच ही डिमांड्स, मतलब वो उतना ही सप्लाई करवा पा रहा है जितनी वो डिमांड करता है। सो सप्लाई एंड डिमांड फिर से क्या हो जाएंगे, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल देख लो, यू मैन्युफैक्चर अ मोटर कार, आपने मोटर कार बनाई, मोटर कार बनाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट कर दी। किस वे में पेमेंट की आपने, रेंट की फॉर्म में, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में। द एग्रीगेट डिमांड वेयर ऑफ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द कार। अब डिमांड है जो, ये एग्रीगेट डिमांड बचे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही होता है कि खर्चा कितना हो गया, ये किसके इक्वल है, कितनी वैल्यू निकली कार की। सो सप्लाई ऑफ कार देयरफॉर बिकम्स द कॉज दैट गिव राइज टू इट्स डिमांड। मतलब हमने क्या किया, पहले कार को बनाया, फैक्टर्स ऑफ सर्विस उसकी पेमेंट करके सब कुछ हो गया, तो कार की सप्लाई हो रही है, तो यही सप्लाई आपकी कहीं ना कहीं क्या कर देगी, डिमांड को एग्जिस्ट करवाएगी। सप्लाई ऑफ कार देयरफॉर कॉज बना उसका कि आपकी डिमांड क्या हो गई, राइज हो गई। इनफैक्ट कहते सेज लो एक समरी फ्रेज है फॉर द बिलीफ दैट कि लॉन्ग रन में देयर इज टेंडेंसी टुवर्ड्स इक्वालिटी, कि लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी, एंड जनरल ओवर प्रोडक्शन या फिर ओवर सप्लाई कभी भी पॉसिबल नहीं होगी एक इकोनॉमी में। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। आर्ग्यूमेंट क्या दिया था सेज ने। अब इसके पढ़ते हैं कुछ अजम्पशंस। पहला है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। तो द लॉ अज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन रहेगा सभी मार्केट्स में। अंडर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इफ़ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर्स एंड कमोडिटीज आर नॉट इक्वल, अगर डिमांड और सप्लाई फैक्टर और कमोडिटीज़ की इक्वल नहीं है तो प्राइजेस को हम लोग इस तरीके से चेंज करवाएंगे कि डिमांड किसके इक्वल हो जाएगी, सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल प्राइजेस। ये लॉ क्या असर्ट करता है कि प्राइजेस है, जैसे वेज रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, परफेक्टली फ्लेक्सिबल है, चेंज होते रहते हैं। अगर बच्चे डिमांड कम है सप्लाई से, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो क्या होगा, डिमांड कम है ना सप्लाई से, सप्लाई चीज़ों की क्या हो रही है ज़्यादा, डिमांड लोग कर नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, प्राइसेस को कम करवा देंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, डिमांड करें। फिर डिमांड किसके इक्वल हो जाएगी, सप्लाई के। इफ़ देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर बेरोज़गारी है कंट्री में, हम क्या करते हैं, वेज रेट विल फॉल, हम क्या कर देंगे, वेजेस को कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, डिमांड लेबर की ज़्यादा करने लगेंगे लोग कम वेजेस पे, एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज्ड। इफ़ देयर इज़ नो इक्विलिब्रियम, अगर कहते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्विलिब्रियम नहीं आ पा रहा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इस तरीके से चेंज करेंगे ताकि क्या हो जाए, सेविंग दोबारा से इक्वल किसके हो जाए, इन्वेस्टमेंट के। थर्ड पॉइंट है मनी अवेल। अनदर अडॉप्शन क्या ली है इस लॉ ने कि मनी इज़ ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मीडियम है एक्सचेंज करने का, अपनी गुड्स को खरीदने का, लेन देन करने का। इनफैक्ट गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है, गुड्स को बार्टर सिस्टम आ गया, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। द फंक्शन ऑफ मनी
सिर्फ इतना है कि आप लोग क्या करते हो, इससे एक्सचेंज करवाते हो गुड्स की। इन अदर वर्ड्स मनी इज़ अ वेल, इट हैव नो इफेक्ट ऑन दी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे इसका कोई असर नहीं है। देन है नो होर्डिंग। ये लोग क्या कहता है, ज्यूम करता है कि पीपल क्या है अपनी इनकम को स्पेंड कर देते हैं जितनी भी उनको मिलती है, तो कुछ भी होर्ड करके नहीं रखा हुआ, कुछ भी सेव करके नहीं रखा हुआ, सारी की सारी इनकम आइदर तो अपनी कंजप्शन पे स्पेंड कर देंगे या कैपिटल गुड्स खरीदने पे, तो सेविंग अपनी इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी। मतलब अगर बच्चे सेविंग की भी है तो सेविंग को ही वो कर देंगे निवेश, तो सेविंग फिर से क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसका मतलब लोग अपना पैसा है वो होल्ड करके नहीं रखते हैं। स्टेट इज़ न्यूट्रल। ये भी अज्यूम किया गया है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी किसी भी एक्टिविटीज़ में इन एनी मैनर। फोर्सेस होंगे जो डिमांड सप्लाई के, वो अपने आप इक्विलिब्रियम ले आएंगे इकोनॉमी में। इन अदर वर्ड्स क्या है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगे आपके इकोनॉमिक पैरामीटर्स थ्रू द ऑपरेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं इसको। जब क्या है मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाए, दैट इज कॉल्ड योर प्राइस मैकेनिज्म। फिर है अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लेबर एंड कैपिटल। अब सप्लाई है लेबर और कैपिटल की, ये क्या है परफेक्टली इलास्टिक है, होती जाएगी। इन अदर वर्ड्स आप सप्लाई ऑफ लेबर या कैपिटल को इंक्रीज करवा सकते हो किसी भी एक्सटेंट तक, किसी भी प्रोपोर्शन में। तो इसका मतलब इसमें क्या चलेगी, परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी। लेबर की जगह कैपिटल यूज़ करवा सकते हो, कैपिटल की जगह लेबर यूज़ करवा सकते हो। फिर है लार्ज एक्सटेंट टू द मार्केट। ये लॉ ने क्या अज्यूम किया कि वाइड एक्सटेंट है इसका मार्केट में। अगर गुड्स क्या है, गुड्स की वॉल्यूम इंक्रीज होती जा रही है तो साइज मार्केट का भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा। लॉन्ग पीरियड सेज लॉ ऑफ मार्केट होल्ड गुड इन द लॉन्ग पीरियड अलोन। शॉर्ट पीरियड में ये लॉ नहीं चलेगा, लॉन्ग पीरियड में चलेगा। इन द शॉर्ट पीरियड कहते हैं ड्यू टू सेवरल कॉजेज, जनरल ओवर प्रोडक्शन, पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में वो कहते हैं कि इकोनॉमिक फोर्सेस इस तरीके से काम करती है कि आपको दोबारा से फुल एम्प्लॉयमेंट ही मिल जाती है। प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंस। ये भी अज्यूम किया गया है कि गुड्स जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है वो कंज्यूमर्स की लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो, ताकि लोग इसकी डिमांड भी करें। हैंस द अमाउंट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड इज परचेस्ड फुली। तो जो भी हम सप्लाई करवा रहे हैं वो क्या हो जाए मार्केट में, फुली उसको लोग बाय कर लें, उसकी डिमांड पूरी हो जाए। तो ये थे बच्चे आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए सेल्स ने और इसके अजम्पशंस क्या थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।